फेवर में हूँ कि वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। क्या एग्जाम? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब वही वापस क्वेश्चन बोलिए। डिटेल, एमसीक्यू इंस्टेड ऑफ एमसीक्यू मैम, डिटेल एग्जाम जो रिटन एग्जाम है उसके लिए मैं रेडी हूँ कि वो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी आप एक फाइनल्स के एक लिए रेडी लिखना होने भी। से नहीं होगा। आप एक रेडी होने से नहीं होगा, पूरे नहीं ग्रुप वही में सबको रेडी होना मैं है। सजेस्ट कर रही हूँ अभी। हाँ ग्रुप में सब है ना अभी, अभी सब जन क्या? ग्रुप में है तो सभी डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, तो आप लोग पहले ही डिसाइड कर लो ना, ग्रुप के बाहर ही डिसाइड करके फाइनल मुझे यहाँ पे बोल दो। ठीक है मैम, हम हाँ। ओके। ओके मैम। ओके, और मुझे कोई ठीक है अर्जेंट मैम, नहीं हम है। डिसाइड करके आपको अपडेट करते हैं मैम। हाँ, दिसंबर एंड में, एंड मतलब 15-20 तारीख, मतलब आप लोग की ये तत्वात क्लास कब एग्जाम पूरी ठीक है। होगी? आशीष जी को फोन किया क्या? सैटरडे हो जाएगी थर्टी। मैम। हाँ मैम, किया था बट उन्होंने उठाया नहीं। ठीक है, छोड़ दो, आज का किसे? चांस उसको दिया था। अभी नहीं करना है, उनकी मर्जी है। अभी घड़ी घड़ी हम पीछे नहीं जा सकते किसी के पीछे। मैडम मीनाक्षी जी शादी में है मैडम। कौन मीनाक्षी जी शादी में? शादी में है। मीनाक्षी मीनाक्षी जी, राजस्थान में है, वो ट्रेवल कर रहे हैं। कोई नहीं कर उनके रहा है। भतीजी, सगे भतीजे की शादी। किसी की शादी कुछ नहीं है आज। सुबह ही उनका फोन है, मतलब सुबह ही उनसे बात हुई थी। बोलो अभी, आप लोग कब तक मुझे बताओगे? मंडे बता देते हैं मैम, ग्रुप में एक बार डिस्कस करके। हाँ, और रखना है तो भी कब रखना है अप्रोक्सीमेटली, वो भी बता देना। और क्या क्या टॉपिक? वो जो 6 टॉपिक आपने पहले भेजे थे ना मैम, एंटिक्विटी, कुलकर, ऋषभ देव का, नेमिनाथ का, अ, और एक और क्या था उसमें? पार्शनाथ। पार्शनाथ। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान और काल चक्र, ये 6 टॉपिक्स के ऊपर रख सकते हैं ना? हाँ, वो तो रख देंगे, उसमें नहीं, कुछ भी अगर अपन प्रॉब्लम नहीं वापस है। अगर रख रहे हैं तो मुझे लगता है पूरा ही रख लो। देखो राशि जी का कितना इतना आ गया है। रिवीजन हो जाएगा हमारा। राजश्री जी, लॉन्ग आंसर्स है, एमसीक्यू नहीं है, पूरा पढ़ लोगे? नहीं है, नहीं, एक्चुअली लास्ट में रख रहे हैं ना 20 दिसंबर तक, तो फिर पूरा बेटर रहेगा, पढ़ाई तो पढ़ाई हो जाएगी हो उस जाएगी बहाने। राइट। कम से कम। राइट। नहीं, पर एक आंसर भी अगर आप नहीं लिखे तो एकदम से 5-6 मार्क चले जाएंगे। नहीं मैम, ऑप्शन देंगे ना नहीं हमको। मैम, ऑप्शन देंगे, ये पेपर जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे वो वाला इसीलिए लगेगा। बोल रही हूँ, वो 6 ही टॉपिक लगते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बाकी का भी पढ़ लेंगे, बट लॉन्ग आंसर्स आप के लिए ये ऑप्शन छह दोगे ना टॉपिक क्वेश्चन आंसर में? हाँ। हेलो मैम, आप हाँ क्वेश्चन बोलिए। आंसर में क्वेश्चन ऑप्शंस दोगे ना आप? नहीं, एनी थ्री, एनी टू, एनी वन? ऑप्शन नहीं दूंगी भाई। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। यस मैम। यस मैडम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जैन गुफा है। तो एक 3 टॉपिक बाकी है ना लास्ट यूनिट के, तो उसमें से हम लोग एक कर लेते हैं कि जैन गुफाएं। गुफाएं, मंदिर, और जो भी जैन का है ना तीर्थ, उसके रिलेटेड हमको थोड़ा डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय गुफाएं, केव्स? जैन धर्म में इसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई बोल सकता है? एनी क्लू? गुफा पता है ना, केव्स सुना है ना, आपने देखा है? क्या, कई अजंता एलोरा का शिला नाभी गुफा। लेख और वो सब वहां पे मिलता होगा मैम, इसीलिए इम्पोर्टेंट है।
इसीलिए उनका इम्पोर्टेंस होता होगा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ या हाँ, पर वो गुफाओं में क्यों जाते थे लोग? मुनि ध्यान ध्यान करने के लिए। साधना करने के कायोत्सर्ग, अभी रत्ने में राजीमती का भी आता है ना, वो लिए। उधर कायोत्सर्ग के लिए गए थे। हाँ, ध्यान ध्यान साधना साधना के लिए। करने के लिए। हाँ। और ध्यान क्यों करते हैं? अपने शुक्ल ध्यान। आप एकांत में में रहते स्वरूप हैं को तो जानने के लिए। कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से होता है। एकांत में रहते हैं तो कंसंट्रेशन कर सकते हैं और दुनिया संसार से विरक्त रहते हैं। तो ध्यान ही हाँ एक राइट। ऐसा साधन है जिससे अनंत कर्मों का नाश हो सकता है। जो अनंत कर्म है ना, मैम उसका नाश करने आपकी का वॉइस सबसे मुख्य साधन ध्यान एक्चुअली है। बहुत ब्रेक हो रही है। तो अभी हम जैन गुफाओं के बारे में थोड़े जानने की कोशिश करते मैम हैं। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। ब्रेक हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे सिग्नल अभी अभी सुनाई दे रहा है बराबर से? हम्म। तो जैसे हम देखते हैं ना कि प्राचीन काल से जैन मुनि जो होते हैं ना, वो नगर ग्राम आदि में यस मैम। जहाँ पे हाँ अभी बहुजन ठीक है। होते हैं, संकीर्ण स्थान होते हैं ना, वहां से निकल के पृथक अकेले होके वो जैन गुफाओं में, शून्य अवस्थाओं में, फिर और भी साधना स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो लोग तो स्मशान में जाके भी साधना करते थे। तो वहां पे जैन गुफाओं में वो जाके निवास करते थे। और उस निवास करने का कारण क्या होता था कि एकांत में रहना है। मैं ऑडिबल ना हूँ? मेरी आवाज अभी आ रही है ना? हेलो? हेलो? मैम वापस स्टक हो रहा, वीडियो ऑफ करके ट्राई करो ना, शायद नेटवर्क बैंडविड्थ मिलेगा आपको। ठीक है, अभी देखो अगर क्लियर है तो। अभी कुछ डिस्टरबेंस आया तो बोलना। एम आई क्लियर नाउ? मेरी आवाज अभी बराबर है? यस मैम। ठीक है। हाँ अभी आ हाँ, हाँ रही है। अभी क्लियर ओके। है। तो ये एकांतवास में रह के जैन मुनि बाप रे साधना करना नमस्ते। चाहते थे। यही उनका मुख्य लक्ष्य होता था। तो इसको क्या कहते हैं कि जहाँ जैन मुनि निवास, थोड़ा कम है, बंद हो रहा है घड़ी घड़ी। एम आई ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो? मैम मैम बार बार स्टक हो रहा है अब। पता नहीं चल हाँ, रहा, अभी सिंगिंग देखो। आवाज मैम आ आप रही क्या है। बोल रहे हो, वो एक वर्ड आवाज आती है, एक वर्ड कट हो जाता है मैम। ओ हो। अभी देखो, अभी आए तो आप तुरंत बोल दो कि मैम नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है। जी मैडम। ओके। यस मैम। तो एकांतवास में जैन मुनियों को साधन करना, ये एक आवश्यक अंग बताया गया था जैन मुनियों को साधन साधना करने के लिए। तो जहाँ जैन मुनि निवास करेंगे, वहां या तो ध्यान, वंदन आदि ऐसा कुछ करना होगा। तो कभी कभी क्या होता है, जहाँ मैम पे भी वो वापस चाहते थे। नॉन ऑडिबल है मैम। ओ हो वापस हो नॉन ऑडिबल है मैम। अच्छा, भी क्या करूं मैं? मैम वो या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट की लिंक पे ट्राई करे क्या? उसमें भी नेटवर्क का इश्यू है ना, लिंक का प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं किया, यहाँ पे किया सीधा। ओके। नेटवर्क इश्यू है ना, तो वहां पे भी वही प्रॉब्लम रहेगा, उस वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी बोलूं? मैम आप अभी भी जो बोल रहे हो हमको नहीं सुनाई दे रहा है नहीं मैम। सुना, सिर्फ सोल्यूशन वर्ड सुनाई दिया मैम, कुछ नहीं सुनाई बाकी दिया। कुछ भी सुनाई नहीं दिया मैम। अभी तो नेट उतना ही दिखा रहा है, 2 लाइन कम ही है। मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ, नेटवर्क इश्यू है तो।
अभी सुनाई दे रहा है? अभी हाँ, अभी तो क्लियर था लाइक एंड में अभी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैन गुफाओं में ना शिलाओं से आधारित जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि गुफाएं प्राय सर्वत्र पर्वतों की तलहटी में पाई जाती है, गुफाएं। तो यही जैन परंपरा में मान्य अकृत्रिम चैत्यालय कहे जा सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड, इट इज बाय नेचर, इट इज बाय इटसेल्फ। जो जैन गुफाएं है वो उसके उसको क्या कहते थे, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय। अभी आवाज आ रही है, क्लियर है? आप लोग अपना म्यूट करोगे तो जवाब कैसे दोगे मुझे? आ रही है मैडम, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो ऐसी गुफाएं प्राय जैनों में बहुत महत्वपूर्ण है। इन गुफाओं का विशेष संस्कार विस्तार कृत्रिम साधनों से किया जाने लगा और जहां उसके योग्य शिलाएं मिली उनको काट कर गुफा बनाकर वहां पे प्राचीन में बहुत सारी ऐसी गुफाएं हमको मिलती है। और जिस जैन गुफाओं में नागार्जुन की पहाड़ियों पर जो स्थित है वहां पे 15 से 20 मील की दूरी पर, हम कह सकते हैं कि पटना के पास में ये गुफाएं जो मिलती है ना उसके बारे में हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि बराबर पहाड़ी में जो 4 जगह पे 1 मील की दूरी पर नागार्जुन की पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं। और बराबर की गुफाएं अशोक, नागार्जुन की और उसके पुत्र दशरथ द्वारा आजीविक मुनियों के हेतु के निर्माण के लिए बनाई गई थी। ये आजीविक संप्रदाय यद्यपि उस काल में एक पृथक सेपरेट संप्रदाय था, तो ऐतिहासिक प्रमाणों से उसकी उत्पत्ति और विलय हमको देखना है तो जैन संप्रदाय में ही सिद्ध हो सकते हैं। तो जैन आगमों के अनुसार इस संप्रदाय का स्थापक मंखली गोशल। अभी सुनाई दे रहा है आप लोग को? एम आई क्लियर? मेरी आवाज बराबर से हाँ आ रही है? हाँ मैम, हाँ मैम, आ रही है मैम। हाँ यस मैम। हाँ। मंथली घोषल कितने ही काल तक महावीर तीर्थंकर के शिष्य रहे थे। फिर क्या हुआ, कुछ सिद्धांतिक मतभेद के कारण उन्होंने अपना पृथक संप्रदाय स्थापित कर दिया था। उनको जो महावीर भगवान के जो टीचिंग्स से जो सारी चीजें थी ना उनको उनमें कुछ मतभेद हुआ, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक अलग संप्रदाय शुरू कर दिया। परंतु यह संप्रदाय पृथक रूप से केवल 2-3 शती तक ही चला और इस काल में भी आजीविक साधु जैन मुनियों के सदृश नग्न ही रहते थे। अभी मेरी आवाज क्लियर है ना? फैन भी बंद कर दिया और नेटवर्क का भी मेरे ख्याल से अब इश्यू कम हो गया। यस मैम, आ रही है। यस मैम, अभी हाँ क्लियर है मैम। ओके ओके। परंतु यह संप्रदाय में क्या हुआ, आजीविक साधु जैन मुनियों के जो नग्न थे उनको भिक्षा संबंधी चर्चा भी जैन निग्रह संप्रदाय से भिन्न नहीं थी और अशोक के पश्चात इस संप्रदाय का जैन संघ में ही विलीनीकरण हो गया। अशोक के बाद ये जो संप्रदाय था ना, कौन से संप्रदाय की हम बात कर रहे हैं? आजीविक संप्रदाय। हाँ वेरी गुड, बराबर सुन रहे आप। तो वो वो सुना धीरे है। धीरे, हाँ, तो फिर क्या कहते हैं कि इस आजीविक मुनियों को दान की गई गुफाओं का जैन ऐतिहासिक परंपरा में भी उल्लेख किया गया है। वहां क्या कहते हैं कि इन पहाड़ी की 2 गुफाएं अशोक ने अपने राज्य के 12वें वर्ष में और तीसरी 19वें वर्ष में निर्माण कराई थी। यहाँ सुदामा
और विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का भी उल्लेख हमको मिलता है। और जो आजीविकों थे ना, उनको दान किए जाने का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। और वहां पे हमको सुदामा की गुफा के लेख में न्यग्रोध गुफा कहा गया है। इसमें 2 मंडप होते हैं, एक बाहर का मंडप और भीतर का। बाहर का जो मंडप होता है ना, वो 33x20 का होता है, और अंदर का 16x16 लंबा चौड़ा होता है। और ऊंचाई देखो ना तो लगभग 12 फीट जितनी होती है। और ये विश्व झोपड़ी के लेख में इस पहाड़ी का खल्टिक पर्वत के नाम से उल्लेख पाया जाता है। तो शेष दो गुफाओं के नाम करण चौपर और लोमस ऋषि गुफा है। पर करण चौपर को लेख में सुपिया गुफा भी कहा गया है, और लोमस ऋषि को प्रवर गिरी गुफा भी कहा गया जाता है। ये सभी गुफाएं कठोर तेलिया पाषाण को काट कर बनाई गई है, और उन पर वही चमकीला पॉलिश कर दिया जाता है जो मौर्य काल में बहुत बहुत फेमस होता था। एम आई क्लियर? मेरी आवाज अब बराबर आ रही है? हाँ मैम, आ आगे रही है बढ़ो। मैम। समझ में आ रहा है ना? सब सुनाई दे रहा है ना? हाँ, यस मैम। ठीक है, ठीक है। फिर कहते हैं कि नागार्जुन की जो पहाड़ी थी, उनकी 3 गुफाओं जो थी ना, उसका नाम था गोपी गुफा, बहिया की गुफा और वेवथिका गुफा। तो प्रथम गुफा जो है ना, वो 45x19 लंबी चौड़ी थी, और उसमें हम जो लेख मिलते हैं उसमें दशरथ के लेख भी मिलते हैं। उसे इसका नाम गोपिक गुहा स्पष्ट अंकित है, और आजीविक बंधनों को दान किए जाने का भी उल्लेख वहां पे हमको मिलता है। और ऐसा ही लेख हमको दूसरी 2 गुफाओं में भी मिलता है जो मौर्य कालीन के समय में हुई थी। तो उनका उल्लेख उड़ीसा की कटक के समर्पित उदयगिरी और खंडगिरी, आपने नाम सुना है उदयगिरी और खंडगिरी? हाँ मैम। यस ये मैडम आपने जो पर्वतों की मटेरियल गुफा भेजा उसमें था। जो उनमें प्राप्त लेखों से मिलती है। तो उदयगिरी की जो हाथी गुफा है, जिसके बारे में कल सिमरत जी ने अपने पीपीटी में बताया था, वो हाथी गुफा जो है ना, उस नामक गुफा में प्राकृत भाषा में जो लेख पाया जाता है, मिलता है, उसमें क्या लिखा है कि कलिंग के सम्राट खारवेल के बचपन का और उसके राज्य के समय में उन्होंने जो 13 वर्षों का किया और उसके बाद में चारित्र का पालन किया, ये सारी बातें वहां पे लिखी है। और ये लेख में अरहंत भगवान को और सर्वसिद्ध भगवान को नमस्कार करने के बाद ये सारी बातें प्रारंभ होती हैं। और उसकी 12वीं पंक्ति में यह भी स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अपने राज्य के 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया था, और वहां के जो राजा थे जिसका नाम बृहस्पति मित्र था, उनको उन्होंने पराजित किया था। और यहां से कलिंग जिन की मूर्ति अपने देश में लौट के आए थे, और जिसको पहले नंदराज को मिला था। इस बात का उल्लेख भी यहाँ पे हमको मिलता है। फिर नंदकाल के अर्थात 5वीं और 4थी शती में जैन मूर्तियां निर्माण कराकर उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाती थी। और दूसरे यह कि उस समय कलिंग देश में भी एक प्रसिद्ध जैन मंदिर और मूर्ति थी जो उस प्रदेश भर के लोग उसको पूजा करते थे। और तीसरे यह कि वह नंद सम्राट जो इस जैन मूर्ति को का अपहरण करके ले गया और उसे अपने वहां सुरक्षित रखा, अवश्य जैन धर्मावलंबी वो रहा होगा, इसीलिए ये सारी चीजें उन्होंने की थी। और उसके लिए अपने यहाँ पे भी जैन मंदिर बनवाया होगा। चौथा यह
यह भी है कि कलिंग देश की जनता जो थी ना, उस राजवंश में उस जैन मूर्तियों के लिए बराबर 2-3 शताब्दी तक वो इतनी श्रद्धा कर रहे थे कि उनके अवसर मिलते ही कलिंग सम्राट ने उसे वापस लाकर अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये गुफाओं और वहां का लेख भारतीय इतिहास और विशेषतः जैन इतिहास के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण का पाठ करता है। इसके आगे हम देखेंगे उदयगिरी के बारे में। मेरी आवाज अभी क्लियर है ना सबको? जी मैम। क्लियर है मैम अभी। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ क्या कहते हैं उदयगिरी के रिलेटेड कि उदयगिरी की यह रानी गुम्फा, जिसको हाथी गुम्फा भी कहते हैं, यथार्थ एक सुविस्तृत विहार रहा है। वो बहुत लंबा एरिया है जिसमें मूर्ति प्रतिष्ठा भी रही है और वह मुनियों का निवास भी था। इसका अंतरंग 52 फुट लंबा और 28 फुट चौड़ा था और इसका जो द्वार था ना, उसकी भी ऊंचाई 11 फुट और पाव फीट थी और वो 2 मंजिल में बनी थी। उसकी नीचे की मंजिल थी ना, उसमें 8 पंक्ति रूप से 8 और उसकी से भी ज्यादा पंक्ति में 6 प्रकोष्ठ है। तो यहाँ पे जो है ना 20 फुट लंबा बरामदा है और ऊपर की मंजिल में एक और भी विशेषता है कि ये बरामदों में द्वारपालों की मूर्ति भी खुदाई गई है। तो नीचे की मंजिल में द्वारपाल जो होता है वो सैनिक का प्रतीक होता है और बरामदे में जो छोटे छोटे उच्च स्थान भी बनाए हुए होते हैं ना, उसकी छत की चट्टान को संभालने के लिए अनेक स्तंभ खड़े किए गए हैं और एक तोरण द्वार पर त्रिरत्न का चिन्ह भी हमको वहां देखने को मिलता है और अशोक वृक्ष की पूजा का चित्रण भी वहां पे हमें मिलता है। तो ये समझाता है कि त्रिरत्न चिन्ह सिंध घाटी की मुद्रा पर से आसीन देव के मस्तक पर से मुकुट के सदस्य है। तो ऐसे हम लोग ने जो कॉइन्स देखे थे, जो दूसरे सारे इंस्क्रिप्शंस देखे थे, दूसरी सारी मूर्तियां देखी थी, याद है ना? कल भी एंटिक्विटी के क्लास में भी देखे और मैंने जब क्लास लिया तभी भी वो सारी चीजें डिस्कस की थी। तो ये भी प्रूफ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो त्रिरत्न की चिन्ह होते हैं और अलग अलग जो उनकी मुद्राएं थी ना, मुद्रा मतलब करेंसी के जो सिक्के वो लोग यूज करते थे, उस पर भी हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि उसके देव के मस्तक है और बहुत सारी चित्रकारी ये भी देख सकते हैं कि उसमें जैन पौराणिक मतलब बहुत पुरानी कथाओं के संबंधित अलग अलग चित्र भी मिलते हैं। और एक प्रकोष्ठ के द्वारा एक यक्ष युक्त हरिण और धनुष बाण सहित पुरुष भी मिलता है। फिर योद्धा जो होता है ना, युद्ध करते हैं तब कैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे उसमें भी है। हेलो, यहाँ इंटरनेट कनेक्शन मैम आप अनस्टेबल स्टक दिखा हो रहा है। गए थे मैम बीच अभी में। ये लास्ट सेंटेंस सुनाई नहीं दिया मैम। हाँ। हाँ, तो ये जो त्रिरत्न का चिन्ह था ना सिंध घाटी की मुद्रा पर, उसके आसीन देव के मस्तक पर एक मुकुट भी था और द्वारों पर बहुत सारी ऐसी चित्रकारी मिलती है। अभी इसमें 10 मिनट है, तो जब 2 मिनट रहे ना, अगर आपको दिखे तो मुझे बोलना। मुझे तो दिख रहा है पर मैं मिस कर जाऊं तो क्योंकि फिर क्लास सडनली बंद हो जाएगी और अगर बंद हो गई तो फिर हम लोग मंडे मिलेंगे। और एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। मैसेज तो आएगा पर उसके पहले मैं बोल देती हूँ कि हमारे यहाँ पे है ना, जो आप लोग को मैथमेटिक्स का क्लास चाहिए था ना, तो उसके रिलेटेड अनुपम जैन जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उसका वेबिनार हमको फ्राइडे 3 o'clock रहेगा।
तो आप सबको कंपलसरी वो वेबिनार अटेंड करना है। जिसको भी मैथमेटिक्स रिलेटेड जो भी डाउट थे कि मैथमेटिक्स के पेपर में क्या होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है, कितनी थियरी आती है, कितना प्रैक्टिकल होता है, तो वो सारी चीजें आप लोग को वेबिनार के रूप में क्लास दिया जाएगा। तो अटेंड करना है। कब है क्लास बोलिए, व्हाट इज द डेट? फ्राइडे 3 o'clock। हाँ, 29 को रहेगी डेट। ठीक है मैम। 29 फ्राइडे 3 o'clock आप सबको उसमें जुड़ना है विदाउट फेयर। और एक बार लिंक आ जाए तो आप सबको अपने रिलेटिव्स को या किसी और को भी इस टॉपिक रिलेटेड इंटरेस्ट हो तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और क्लास का डेकोरम मेंटेन करना, किसी को भी कुछ जब रहेगा ना क्लास, उस समय वो जब समझा रहे हैं तो उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग अपना लिख लेना, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करना। क्यों हम लोग को आपको म्यूट करना पड़े ऐसा नहीं। लिख के बाद में हम टाइम रखेंगे जब आप लोग पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट है। तो तब आप लोग सब अपने अपने डाउट लिख के जो भी पूछना है वो पूछना, बट प्लीज मेंटेन डेकोरम। क्योंकि हम कोई गेस्ट को बुलाते हैं फिर हम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो ऑल ऑफ यू हैव टू अटेंड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ठीक है मैम। हाँ मैम। जी मैम। ओके, तो एक बार मैसेज हमें भेज दूंगी। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी मैसेज तो कंस्ट्रक्ट कर दिया है, पर उसमें है ना जूम लिंक नहीं भेजा था, वो माइक्रोसॉफ्ट लिंक भेजी थी। पर हम लोग को लगता है अभी हम लोग ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो जूम लिंक का वो डाल के फिर मैं भेज देती हूँ। बट दिस विल बी द डेट, दिस विल बी द टाइम, दैट इज फाइनल बाय अनुपम जैन इट विल बी। ओके, एम आई ऑडिबल? ओके मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। यस मैम। तो हाँ, और भी 7 मिनट है तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो जैन जो गुफाएं थी ना उसकी जो चित्रकारी जो थी वो भी बहुत सुंदर है। वो भी एकदम क्लियर, मतलब उसमें जो जो योजनाएं जो जो चीजें यूज की गई है ना वो बहुत सुंदर है। आजकल तो थोड़ा चलो डैमेज हो गया होगा पर अदरवाइज इट वाज वेरी नाइस। वहां पे आप बहुत स्तूपों में बहुत सारी उदयगिरी और खंडगिरी का मिला के 19 गुफाएं हैं। ठीक है, और उन गुफाओं के निकटवर्ती नीलगिरी नामक पहाड़ी में और भी 3 गुफाएं भी हमको मिलती है। इस तरह रानी गुफा के अतिरिक्त मंचपुरी वैकुंठपुरी नामक गुफाएं भी वहां पे देखने योग्य दर्शनीय है। और वहां पे और क्या है, उनकी जो शिलालेख है, उनके जो कलाकृतियां है उसमें उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर कलाएं की गई है। और खंडगिरी की जो नवमुनि नामक गुफा मैंने पहले बताया ना उसमें 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख है जिसमें जैन मुनि शुभ चंद्र आचार्य का नाम आया है। इससे प्रतीत होता है कि वह स्थान सेकेंड सेंचुरी द्वितीय शती के लगाकर कम से कम 10वीं शताब्दी तक 10th सेंचुरी तक की यहाँ पे हम लोग को एक सुदृश्य केंद्र रहा है। मतलब वहां पे उस सारी चीजें को हमको मिलती है। राजगिरी की एक पहाड़ी में मनियार मठ के समीप सोन भंडार नामक एक जैन गुफा का उल्लेख है जिसके निर्माण की दृष्टि से यह अति प्राचीन है। पर यहाँ की शती का जो ब्राह्मी लिपि का एक लेख है ना जिसके अनुसार आचार्य रत्न वैरदेव मुनि ने यहाँ के जैन मुनियों के निवास सार्थ 2 गुफाएं निर्माण करवाई और उनमें अरहंतों की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित करवाई थी। एक जैन मूर्ति तथा चतुर्मुखी जैन प्रतिमा युक्त एक स्तंभ वहां अब भी विराजमान है। जिस दूसरी गुफा के निर्माण का लेख में उल्लेख है वह निश्चयतः उसी की पार्श्व में स्थित गुफा है जो अब विष्णु की गुफा बन गई है। तो अभी हमारे पास वो नहीं है जिसको हम जैन गुफा कह सकते, क्योंकि वो अभी विष्णु के उसमें चली गई है। और दिगंबर परंपरा में वैरजक का नाम आता है और वह त्रिलोक प्रज्ञप्ति के प्रज्ञा श्रमणों में अंतिम कहे गए हैं। तो और श्वेतांबर परंपरा में अज्यवैर का नाम आता है और वे पादानुसारी कहे गए हैं। तो प्रज्ञा श्रमण और पादानुसारित्व ये दोनों बुद्धि रुद्धि के उपभेद है और षटखंड आगम के वेदना खंड में
पदानुसारी तथा पद प्रज्ञा भ्रमण दोनों को नमस्कार किया गया है। इस प्रकार ये दोनों उल्लेख एक ही आचार्य के हो तो भी आश्चर्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत ज्यादा था। तो दिगंबर परंपरा में और श्वेतांबर परंपरा का जो अलग अलग उल्लेख है वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। दोनों उल्लेख एक ही आचार्य के भी हो सकते हैं, और कहते हैं कि कल्पसूत्र थविरावली के अनुसार आर्यवेद का काल और निर्वाण से 496 से लेकर 584 वर्ष तक पाया जाता है, जिनके अनुसार प्रथम शताब्दी के पश्चात के ये सारी चीजें हो सकती है। और सोन भंडार गुफा इन्हीं के समय में निर्मित हुई होगी, ऐसा भी यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, अब हमको लिखना है जूनागढ़ के पास में जो जो गुफाएं हैं उसका उल्लेख, और उसमें कौशम भी यानी कि कौसम करके उसके पास एक प्रभोसा नामक स्थान में 2 गुफाएं हैं, जिसका बहुत छोटा सा उल्लेख हमको मिलता है कि ये जो है ना, जिसमें शंगु कालीन लिपि में लिखा गया है कि इन लेखों में कहते हैं कि इन गुफाओं को एक छत्रा के आषाढ़ सेन ने काश्यप प्रिय अरहंतों के लिए दान किया था। और यहाँ यह ध्यान रखना है कि तीर्थंकर महावीर काश्यप गोत्रीय थे, और संभव है उन्हीं के अनुयायी मुनि काश्यपी अरहंत कहलाते हैं। इससे यह भी अनुमान होता है कि उस काल में महावीर के अनुयायियों के अतिरिक्त भी कोई अन्य जैन मुनि था, संघ था, जो पार्श्वनाथ के अनुयायियों में से हो सकता है। इसीलिए महावीर की मुनि परंपरा में वो विलीन हो गया था। तो इस तरह का हमको उल्लेख सारा मिलता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने क्या कहा, जूनागढ़ काठियावाड़ के पास में जो है ना, वहां से हम लोग शुरू करेंगे। पर ये अभी मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो यहाँ से नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि 1 ही मिनट है हमारे पास, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। किसी को और कुछ पूछना है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है मैम। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर नेक्स्ट क्लास में पहले ये कर रहे हैं प्रेजेंटेशन तो वो कर देंगे, नहीं तो बाद में सिमर जी का और भी थोड़ा बाकी है तो वो कर देंगे। इसके बाद में ये पोर्शन कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद ये खत्म होने के बाद हमारे 2 टॉपिक और है, वो फटाफट कर देंगे, तो फिर आप लोग का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग को भी स्टडी का टाइम मिलेगा, और नेक्स्ट क्लास तक आप बोल दीजिएगा यही मार्क्स कंटिन्यू करने हैं तो वही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-2 मार्क्स ऐड करके यही डाल दूंगी। और अगर आप लोग को टेस्ट करना है, लेना है, तो वो भी डिसाइड कर लीजिए, पर फटाफट डिसाइड कीजिएगा। ठीक है मैडम एग्जाम क्या? और आप लोग प्रैक्टिस तो अपने आप भी कर सकते हो, घड़ी में टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है, जिसको करना है वो कर सकता है। तो आप मैडम लोग जो एग्जाम भी डेट, चाहिए आप बोलिए। कोई बोल रहा था कुछ? एग्जाम डेट आ गई क्या मैडम? क्या? एग्जाम डेट एग्जाम आ की गई? डेट आ गई क्या पूछ रहे हो, वो फाइनल एग्जाम की? अभी तक नहीं आया, जैसे आएगा हम लोग को तो पहले ही आपको बोलना है। 3 की खाली डेट है, ओके ऐसा वो आया है कि 3 तारीख से शुरू होगी, पर कौन सा पेपर कब है क्या है वो कुछ भी अभी नहीं आई है डिटेलिंग। और श्रेय, व्हेन यू आर ओके प्रेजेंटिंग योर व्हेन यू आर डूइंग योर प्रेजेंटेशन, आप भी फटाफट फिनिश कर दो नेक्स्ट वीक में।